नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? और इंदौर में बहुत ही ठंडी, इनफैक्ट बड़े अच्छे मौसम चल रहे हैं। और आज हम लोग इसी ठंडी के बीच में एक ज्वलंत मुद्दा ला रहे हैं। भारत और मालदीव के बिगड़ते संबंधों पर हम आज चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई हैं कि जो मालदीव, जिसका उदय 1965 में हुआ, 1965 तक यह ब्रिटेन का गुलाम था और 1965 में इसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और इसकी स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला देश भारत था जिसने इसको मान्यता प्रदान की। और अगर हम देखें कि करीब करीब 60 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आज मालदीव जो है भारत को छोड़ करके प्रो चाइना बन गया या चाइना को अधिक वरीयता देने लगा। इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। मालदीव कहाँ स्थित है, मालदीव कैसा देश है, इसका कैसा नेचर, इसकी कितनी जनसंख्या है और ऐसी कौन सी परिस्थितियां डेवलप हुई जिसके कारण से मालदीव जो है अपने कई वर्षों का पुराना साथी भारत जो था, विश्वसनीय साथी भारत, ये वही भारत है जिसने मालदीव को 1988 में वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार की सत्ता जो पलटने वाली थी, उसी तख्ता पलट को रोकने के लिए भारत सरकार के सैनिकों के द्वारा ऑपरेशन क्रैक्टस चलाया गया 1988 में। और वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको बनाए रखने में मदद की गई। इसके अलावा ऐसे कई बार हुआ जब सुनामी आई या जब पूरी दुनिया कोरोना के समस्या से जूझ रही थी और भारत ने मालदीव को कई हजार वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए। इसी तरह अभी अभी हाल में पूरा मालदीव जो था वह खसरा की समस्या से जूझ रहा था, चेचक की समस्या से जूझ रहा था। ऐसे में भारत के द्वारा उसको पुनः से एक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाई गई। इतना विश्वसनीय साथी, इतना विश्वसनीय पड़ोसी होने के बावजूद भी क्यों मालदीव के जो प्रधानमंत्री हैं, जो शासक हैं वहाँ के, ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आज उन्होंने भारत को कह दिया कि आप अपनी सेना को यहाँ से वापस ले जाइए। और उन्होंने जब चुनाव लड़ा, उस चुनाव में भी उन्होंने कहा था, इंडिया आउट का नारा दिया और इस नारे के साथ वो चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद अभी तक मालदीव की परंपरा यह रही है कि जब भी कोई नया शासक बनता था सबसे पहले वह भारत की यात्रा करता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जब मालदीव के शासक बने और उन्होंने भारत की यात्रा ना करके चाइना की यात्रा करने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से यह बिगड़ते हुए संबंध को दर्शाता है। और आज जिस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताज़ा घटना यह थी कि वहाँ के शासक, मालदीव के शासक ने चाइना की 5 दिवसीय यात्रा की और इस 5 दिवसीय यात्रा में चाइना और मालदीव के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ। और इस एग्रीमेंट के माध्यम से चाइना ने मालदीव में लगभग 55 मिलियन डॉलर के विकास कार्यों को करने का समझौता किया। अब ये समझने की बात है कि क्या वास्तव में चाइना मालदीव की मदद कर रहा है या भारत को घेरने की मदद कर रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। मालदीव तो एक बहाना है, कहीं ना कहीं वह हिंद महासागर में एक नेवल बेस को और मजबूत करना चाह रहा है और उसका मालदीव की ओर झुकना, भारत को मालदीव से बाहर करना, यह एक कूटनीतिक प्रयास ज़्यादा है, मानवीय सहायता कम प्रतीत होती है। क्योंकि उसको पता है कि मालदीव में जब चाइना अपना नेवल बेस, नौसैनिक स्थापित करने में सफल हो जाएगा तो भारत का पूरा क्षेत्र उसके नियंत्रण में आ जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये दोनों देश जो हैं आपस में मिल रहे हैं।
यद्यपि मालदीव यह समझ रहा है कि चाइना उसको सहायता प्रदान कर रहा है, लेकिन मालदीव जैसे देशों को श्रीलंका जैसे देशों की दुर्गति से सबक लेने की आवश्यकता है। चाइना एक ऐसा मददगार है जो शुरू में मदद करेगा, फिर अपने ही डेट ट्रैप में, अपने ऋण जाल में उस देश को फंसा करके उस देश पर अपनी सत्ता हुकूमत स्थापित कर लेता है। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारत मालदीव विवाद। भारत मालदीव विवाद को हमने जैसे कहा कि मालदीव स्वतंत्र हुआ 1965 में, ब्रिटेन का गुलाम था और अपनी राजधानी माले को बनाया। इसके बाद लगातार भारत ने इसके विकास कार्यों में एक सक्रिय दोस्त बनकर खड़ा रहा। साथ में जितनी समस्याएं आई या विकास कार्य हुए, उन सभी समस्याओं और विकास कार्यों के संदर्भ में भारत जो था प्रत्यक्ष रूप से इस देश को सहायता प्रदान कर रहा था। लेकिन जो ये वर्तमान सरकार मोहम्मद मुइज़्ज़ी की आई, उन्होंने ये कहा कि जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने आउट इंडिया का नारा दिया और इस आउट इंडिया के नारे ने वहाँ पे उनको सत्ता प्रदान करवा दी। टोटल 6 लाख की जनसंख्या है और इस 6 लाख की जनसंख्या में 98% जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या है। अब इन्होंने ये वर्तमान विवाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं, शुरू कहाँ से हुआ? वर्तमान विवाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लक्षद्वीप की यात्रा की गई, इस यात्रा को लेकर के मालदीव के कुछ राजनीतिकों के द्वारा विवादास्पद बयान दिए गए। उस बयान को लेकर के बिल्कुल स्वाभाविक था, भारत सरकार व भारतीयों के द्वारा एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और यहाँ पर बायकॉट मालदीव अभियान चल गया। यद्यपि सरकार के द्वारा ऐसे किसी भी अभियान को चलाने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन यहाँ की जो सिविल सोसाइटी थी उसने स्वतः इस मूवमेंट को शुरू कर दिया और यहाँ के बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों में से सचिन तेंदुलकर रहे हों, अक्षय कुमार रहे हों, सलमान खान रहे हों और अन्य लोगों ने भी जो बायकॉट मालदीव अभियान चलाया। और इस बायकॉट अभियान से मालदीव की सरकार में एक घबराहट आई, क्योंकि मालदीव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें से 25% आय जो होती है वह पर्यटन से होती है। अब पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो पर्यटक पिछले 2-3 सालों में मालदीव पहुंच रहे हैं वो भारतीय हैं। और जब भारतीयों के द्वारा बायकॉट मालदीव शुरू किया गया तो वहाँ की जो होटल इंडस्ट्री थी या अन्य टूरिज्म से रिलेटेड जितने व्यापार थे उनमें गिरावट दर्ज होने लगी और यह विवाद जो है पूरी तरह से चर्चा में आ गया। समझने की बात है, पिछले कुछ समय से जो वहाँ के नए शासक बने हैं उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो भारतीय सेना है उसको वापस बुलाया जाए, जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट है उसको समाप्त कर दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को ये विवाद शुरू हुआ। अब मालदीव की स्थिति देखते हैं कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में यह स्थित है और यहाँ पे ये टोटल 300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। वैसे तो यह कुल लगभग 1200 द्वीपों का समूह है, लेकिन इस 1200 द्वीपों में से जो ह्यूमन सेटलमेंट पाया जाता है, मानव बस्ती पाई जाती है, वह 187 है। इतनी इनका टोटल ऐसे आइलैंड है जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट पाया जाता है। यहाँ से समझना है कि जहाँ पे मालदीव बैठा हुआ है उससे 700 किलोमीटर की दूरी लक्षद्वीप की है और किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ये चाहते हैं या उनको करना भी चाहिए कि अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा दिया। आजकल आपको पता ही है वोकल फॉर लोकल की अवधारणा चल रही है और इसी अवधारणा के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा जो है लक्षद्वीप की यात्रा की गई और जब लक्षद्वीप की यात्रा की गई, जो पिक्चर है जिसने सबसे ज़्यादा चर्चा रही पूरे विश्व में, ये प्रधानमंत्री मोदी जो कि आपके लक्षद्वीप में समुद्र के किनारे टूरिज्म या
थोड़े समय के लिए आराम करते हुए रहे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसी सभी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ की परिस्थितियाँ वही है, यहाँ के बीच वही अनुभव कराते हैं जो कि मालदीव के बीच कराते हैं। और भारतीयों से उन्होंने आग्रह किया कि आप आइए मालदीव का लक्षद्वीप का मजा लीजिए। उन्होंने कहीं से नहीं कहा कि आपको मालदीव नहीं जाना है, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि आपको मालदीव का बायकॉट करना है। प्रधानमंत्री ने अपने देश के संसाधनों को एक्सप्लोर किया, कहा कि आप अपने भारत के लोग भारत को घूमें, भारत को जानें। और बस यही 3 पिक्चर थी जिसने मालदीव में एक घबराहट पैदा कर दी और वहाँ के जो राजनयिक थे, जो सत्ता पक्ष के मंत्री थे, उनके द्वारा बड़बोलेपन भरे स्टेटमेंट प्रधानमंत्री के विरुद्ध दे दिए गए। प्रधानमंत्री आज की डेट में आपको पता है श्री नरेंद्र मोदी जो हैं पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और ऐसे में भारतीयों के द्वारा उन स्टेटमेंट जो इन स्टेटमेंट मालदीव के राजनयिकों के द्वारा दिया गया उसका विरोध होना बहुत लाजमी था। तो ध्यान रखना है, हम लोग ये भी जान जाते हैं जो हम लक्षद्वीप को देख रहे हैं यद्यपि बहुत छोटा है, टोटल इसका एरिया जो है 36 वर्ग किलोमीटर है और कावारत्ती इसकी कैपिटल है और इसके अंतर्गत टोटल 36 हमारे आइलैंड हैं, 36 आइलैंड है और इसकी राजधानी जो है कावारत्ती है। इनफैक्ट भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये, इतना छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब यहाँ की ब्यूटी के बारे में बखान किया तो और सीन जब उन्होंने कुछ पिक्चर्स अपलोड की तो कोई नहीं कह सकता है कि इन पिक्चर में या यहाँ के बीच में मालदीव के बीच से क्या अंतर है। मतलब ये दोनों की परिस्थितियाँ एक ही हैं और इसके बाद एक लक्षद्वीप जो है वर्तमान में गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, एक ट्रेंडिंग चल रहा है लक्षद्वीप का। और इसी को लेकर के यह तो एक तात्कालिक मुद्दा बना, लेकिन इसके पहले से ही जो मालदीव है वह भारत विरोधी अभियान में शामिल हो गया है। मालदीव शायद अपने 60 साल पुराने दोस्त को पहचान नहीं पा रहा है, उसको चाइना के बारे में पता नहीं है। आप अफ्रीका या मध्य अमेरिका या साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ कहीं भी चाइना ने किसी को सहयोग प्रदान किया गया है, उस सहयोग के बदले उस देश की अर्थव्यवस्था को एक भारी क्षति उठानी पड़ी, एक भारी कह सकते हैं कि जुर्माना टाइप का उसको सहना पड़ा। और आपका तत्कालिक उदाहरण हमारा श्रीलंका का है, ध्यान रखना है हमको इसको। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो भारत है पिछले 2-3 सालों में मालदीव में सबसे ज़्यादा पर्यटन भारतीय जा रहे थे। तो इस विवाद का निष्कर्ष क्या है? इस विवाद को भारत भी इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि भारत के लिए मालदीव एक रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि अगर मालदीव में चाइना का प्रभाव बढ़ता है तो निश्चित रूप से भारत की भौगोलिक सीमाओं में एक असुरक्षा का भाव बढ़ेगा और चाइना का यहाँ पर एक सैनिक नियंत्रण, एक सैनिक प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। इस दृष्टि से भारत जो है जो समझौते हो रहे हैं मालदीव व चाइना के बीच, उसको लेकर के बिल्कुल खुश नहीं है। और भारत चाहता है कि मालदीव जो है अपनी पुरानी व्यवस्था के तहत भारत का एक सहयोगी बना रहे। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत सरकार को भी कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमारा सॉफ्ट पावर होना, हमारा एक सॉफ्ट व्यवहार करना अपने पड़ोसियों के साथ कुछ समस्या तो पैदा नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है, वर्तमान में एक समस्या और उभरी है तीस्ता नदी को लेकर के, जो भारत और बांग्लादेश के बीच की समस्या थी, उसमें भी चाइना की एंट्री हुई और चाइना ने बांग्लादेश को ऑफर कर दिया कि लाइए तीस्ता नदी पर हम आपके लिए एक जलाशय, एक तटबंध और तीस्ता नदी की सफाई करने का काम कर देते हैं। और इस तीस्ता नदी पर जो जलाशय बनाया जाना है, वो जो चिकन नेक एक स्थान है भारत के भीतर, वहीं पर उसी के पास
जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है वहाँ पर उसने जलाशय बनाने का ऑफर किया है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम अपने पड़ोसी देशों के बीच अपने आप को या पड़ोसी देशियों जो जितने पड़ोसी देश हैं उनका विश्वास हम जीतें। हमें अपने विदेश नीति पर एक बार पुनर्विचार और जो भी आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है उसको करना ही पड़ेगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक करते हैं। अगला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तीस्ता नदी विवाद और क्या है तीस्ता नदी विवाद, भारत इसके लिए भारत के लिए क्या महत्व है तीस्ता नदी का, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। मैं जितनी भी जानकारी यहाँ पे दूंगा आपको, मेरी कोशिश रहेगी एमपीपीएससी, यूपीएससी, अदर पीएससी में जिस तरह आपको आंसर लिखना है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।